हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? एकदम ठीक, बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 10th चैप्टर जो एनसीईआरटी का है, ट्वेल्थ क्लास का। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आई थिंक 12th के सारे चैप्टर्स इजी हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है जो बहुत इजी है। इससे चालू करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। वहाँ से ये फर्स्ट टॉपिक से चालू करते हैं। और एक दूसरी बात कि एनसीईआरटी ये चैप्टर में से ये एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको ये चैप्टर में से सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे नीट के लिए। तो मतलब इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट इजी भी है। तो इतने जल्दी से कवर हो जाएगा ना ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो माइक्रोब्स, तो आपको पता होगा माइक्रोब्स तो आई थिंक सब जगह होता है। और हम यहाँ पर हाउस होल्ड की बात करने वाले हैं, मतलब घर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें माइक्रोब्स मिलते हैं। तो माइक्रोब्स, आई होप आपको पता होगा शायद कि आपकी मम्मा घर पे दही जमाती है। मेरी मम्मा तो जमाती है, तो मुझे पता है कि हाँ दही जमाते कैसे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या करते हैं कि मिल्क लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, तो दही होता है। थोड़ा सा ही दही, मतलब इतना ज़्यादा दही नहीं चाहिए, थोड़ा सा दही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। जो आप उसके अंदर मिल्क डालो, मतलब देखो ये कर्ड है, यहाँ पर थोड़ा सा दही है, ये मिल्क इसके अंदर ऐड किया, 1 मिनट, ये मिल्क है इसके अंदर ऐड किया, तो ये फुल भर गया। अब ये कैसे हुआ? तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर है ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स बनाए हैं। तो ये क्या है? ये माइक्रोब्स है। ये वही माइक्रोब्स है जो मिल्क को कर्ड बनाते हैं। मतलब ये इनका नाम आपको शायद पता होगा, लैक्टोबैसिलियस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसे ये कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस आपको नाम ही याद रखना है, प्रोसेस को याद नहीं रखना है। उसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कर्ड के अंदर, कि हमें कर्ड से B12 मिलता है, विटामिन B12 कर्ड से मिलता है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड चीज़ ये है कि हमारी स्टमक में भी ये एसिड प्रेजेंट होता है। ये स्टमक में भी, हमारे स्टमक है उसमें भी ये एसिड प्रेजेंट होता है। क्यों? तो वो चेक करने के लिए कि डिजीज़ कॉजिंग कोई माइक्रोब्स तो नहीं है दूसरे, तो इसलिए वो वहाँ भी होता है। तो आई थिंक जो कर्ड एग्जाम्पल है उसमें से 3 चीज़ें याद रखने जितनी है, कि एक तो उसका नाम क्या है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या तो आप उसको कह सकते हैं लैक्टोबैसिलियस। ये बैक्टीरिया है, याद रखना, फंगस नहीं है, बैक्टीरिया है। ओके, जो कर्ड में मिलता है, जो मिलियंस ऑफ कर्ड, इतने से कर्ड में भी वो मिलियंस ऑफ हो गए, जो हमारे मिल्क को चेंज कर देते हैं पूरी तरह से कर्ड में। और ये गर्म टेम्परेचर पे, वार्म टेम्परेचर, एक सूटेबल टेम्परेचर पे ही ये कर्ड बनता है। अगर आप कूलर एरिया में रख लोगे तो ये नहीं बनेगा। तो ये ऑब्ज़र्व करना, अगर आपकी मम्मा घर पर बनाए इस बार की दही कैसे बनते, तो ये ऑब्ज़र्व करना, आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट में से कि B12 विटामिन मिलता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। और ये स्टमक में भी फाउंड होता है, लैक्टिक एसिड। तीसरी चीज़ की बात करें तो इडली और डोसा, पानी छूट गया होगा मे बी आधे लोग के मुंह में। तो स्टार्ट करते हैं इडली और डोसा। तो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टॉपिक में क्या है, मतलब उसी टॉपिक में सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट में इडली की बात हो रही है, इडली और डोसा की। तो इसमें क्या है, तो ये जो आपको ढो दिख रहा है, मतलब ये है ना वो है जो पहले, मतलब ये लिक्विड टाइप का आता है, उसे ढो कहते हैं, वाइट कलर का। इसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। तो इसके अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं, इसलिए देखो मैंने रेड कलर, ये है ना जो मैंने बनाया है ना, ये माइक्रो बैक्टीरिया मैंने बनाया है, माइक्रो बैक्टीरिया। तो ये डो में प्रेजेंट होते हैं, जो फर्मेंटेड की वजह से। तो मतलब जब आप इडली उतारते हो, मतलब इडली बनाते हो, तो तब क्या होता है, तो ये मैंने इडली बनाई है। तो ये इडली में जो ये वाइट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं आपको, मैंने ये होल बनाया है। ये किसकी वजह से पता है? ये किसकी वजह से आपको पता है?
ठीक है। तो ये जो ढौ से हम इडली बनाते हैं, तो ये इडली जो बनी है ढौ से, उसके अंदर ये है ना होल्स है, ये किसकी वजह से है? तो ये CO2 की वजह से है, CO2 के वजह से है। और ये जो पफिनेस आया, ये एकदम गोल गोल बनी है ना ये इडली, ये माइक्रोब्स की वजह से बनी है। माइक्रोब्स की वजह से इसके अंदर पफिनेस आ जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ढौ में। आपको पता होगा कि शायद इसे भिगा कर रखते हैं, इसकी जब बनाना होता है डोसा, तो इसके राइस को, ये चावल से बनता है, तो इसे चावल को है ना भिगा कर रखते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद उसका लिक्विड बनाते हैं। तो उसके अंदर जो पफिनेस आ जाती है ना, वो इसकी वजह से, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रेजेंट आ जाते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये इडली डोसा इस सब में पफिनेस आ जाती है। और आपको पता होगा कि इडली और डोसा में बहुत ज़्यादा आपको होल दिखते हैं, वो CO2 की वजह से दिखते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, देखो, द परफेक्टेड अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। सिमिलरली द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, अब ब्रेड की बात हो रही है, तो ब्रेड की बात करते हैं, रुको। तो थर्ड तो थर्ड स्टार्ट करें, एक मिनट। तो थर्ड पॉइंट क्या है? तो ये ब्रेड की बात हो रही है, ये मैंने ब्रेड बनाया, समझ लेना थोड़ा। तो ये ब्रेड बनाया, तो ब्रेड भी उसी ढौ से बनता है, मतलब ऐसे ही ढौ से बनता है, बट इसके अंदर एक स्पेशल ईस्ट यूज़ होती है। ये ईस्ट का नाम क्या है? तो स्पेशल ईस्ट से बनती है, तो ईस्ट का नाम क्या है? तो ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिन सर्वेसिए, ये ईस्ट का नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसे हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कह सकते हैं। तो बेकर्स ईस्ट भी कह सकते हैं, और सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया भी कह सकते हैं। मतलब ईस्ट का नाम पूछे तो ये बोलना है। अगर आपको ये पूछे कि बेकर्स ईस्ट किसका नाम है, तो ये भी उस सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया का ही नाम है, तो आपको ये याद रखना है, इसका नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ब्रेड वाले टॉपिक से, थर्ड पॉइंट से। फोर्थ पॉइंट क्या आता है? तो फोर्थ पॉइंट है टॉडी, टेडी नहीं, टॉडी। आई होप आपको पता चला हो टॉडी। तो टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जिसे फर्मेंटेशन से ही बनाया जाता है, जो हमारे इंडिया में साउथर्न साइड पे बहुत फेमस है। जो सेप जो पाम का सेप होता है, वहाँ से बनाया जाता है, बहुत ही फेमस ड्रिंक है ये साउथर्न साइड पे। ये एक टॉडी है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, बस इतना ही है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि माइक्रोब्स और सारी चीज़ों में भी यूज़ होते हैं, जैसे फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बाम्बू, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, आपने यहाँ पर देखी एग्जांपल्स। अब दूसरी चीज़, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? तो फिफ्थ पॉइंट चीज़ का है, जो आई थिंक सब ने ही खाई होगी चीज़। तो यहाँ पर चीज़ की बात हो रही है, बट वो हमारे चीज़ की बात नहीं है, हमारे यहाँ जो नॉर्मली चीज़ मिलता है उसकी बात नहीं है। आपने जो टॉम एंड जेरी में देखा होगा ना चीज़, जिसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े होल्स होते हैं, ऐसे जो मैंने येलो कलर से मार्क किया ना, गोल गोल ऐसे होल्स होते हैं पूरे अंदर की साइड, तो इसे हम स्वीस चीज़ कहते हैं। ये स्वीस चीज़ है, बहुत ही फेमस है नॉर्थ अमेरिका साइड। यहाँ पर इतने नहीं मिलते जितने नॉर्थ अमेरिका साइड मिलते हैं। तो ये जो है लार्ज CO2 अमाउंट से ये सब होल्स हो जाते हैं, और जो बैक्टीरिया है, जो CO2 जिसके पास होता है, जो बैक्टीरिया है वो है प्रोपियोनी बैक्टीरिया शर्मैनी। तो ये भी ये है ना, ये बैक्टीरिया का नाम है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। फिर ये रोकोफाइट चीज़ है। रोकोफाइट चीज़ में क्या होता है? तो रोकोफाइट चीज़ में ना ये बिल्कुल स्पेसिफिक फंगी से बनते हैं, मतलब ये जैसे बैक्टीरिया से था, ये बैक्टीरिया से था,
वो किससे बनता है? तो फंगी से बनता है। रोकियोफॉट चीज़, ये रोकियोफॉट चीज़ है वो फंगी से बनता है, और ये स्वीस चीज़ है जो बैक्टीरिया से बनता है। तो आप ये याद रखिएगा। तो इतने में से तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, जो मैंने बताया वही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो अब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें अभी देखने को मिलेगी पीछे, ब्रेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स कैसे बनती है, ये सब हमें अभी पता चलेगा यही टॉपिक के अंदर। इसमें क्या है? फर्मेंट। पहले तो आप उसका नाम समझ लीजिए, क्योंकि पीछे टॉपिक आएगा फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस। तो फर्मेंटेड का मतलब क्या है? तो फर्मेंटेड का मतलब है कि ऐसे बड़े लार्ज कंटेनर्स होते हैं, फुल भरे होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरियाज डाले होते हैं। एक मैं बताऊँ तो ये कंटेनर्स है, ये कंटेनर है। ऐसे बहुत सारे कंटेनर होते हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। तो ये जो है ये माइक्रोब्स डाले जाते हैं कंटेनर्स में फॉर लार्ज प्रोडक्ट्स। तो मतलब अगर है ना, ये क्या, अगर हमें थोड़ा सा जैसे दही पर हमें जमाना है तो वो थोड़ा ही जमाना है घर के लिए, तो हम छोटे से कंटेनर को ले सकते हैं, मतलब एक बाउल या कुछ भी ऐसा ग्लास ऐसा कुछ ले सकते हैं। बट अगर हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए कोई प्रोडक्ट जो माइक्रोब से बना है, तो ये फर्मेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो कंटेनर्स है बड़े बड़े लार्ज, ये माइक्रोब्स अंदर डाले होते हैं, ये अंदर माइक्रोब्स डाले होते हैं, ये फर्मेंट्स कहते हैं इसे। तो यहाँ पर लिखा भी है डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑन एनी इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, देखो सेकंड पेज पे लिखा है फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस। तो ये सेकंड पेज पे लिखा है फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस। तो अगर आपकी बात करें फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस की, तो इसमें सीरियल्स की बात होगी, जूसेस की बात होगी, अल्कोहल की बात होगी। तो इसमें क्या है कि ब्रेवरेजेस जो राइस, बीट, ये सब की बात होगी, जिसमें से मतलब बात तो मतलब पहले से ही प्रोडक्ट दिया है, बट ये ऐसे ब्रेवरेजेस से डिनोट किया है इससे। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्मेंटेड कंटेनर्स है। तो फर्मेंटेड कंटेनर्स की बात क्या है? तो ये बता रहे हैं कि फर्मेंटेड कंटेनर्स के अंदर ईस्ट डाला है इन लोगों ने ब्रेवरेजेस के लिए बनाने के लिए। इन लोगों ने क्या यूज़ किया है? तो ईस्ट, वही ईस्ट सेम जो बेकर्स ईस्ट में यूज़ की गई थी, वही सेम ईस्ट यहाँ पर भी यूज़ की गई है फॉर मेकिंग वाइन, बियर, रमी, विस्की, ब्रेंडी, ये सबको बनाने के लिए बस वही सेम ईस्ट यूज़ की गई है। मैंने इसलिए आपको कहा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, इसका एक दो बार तो हो ही जाएगा ऐसे नाम लेना, तो आपको याद भी हो ही जाएगा, इतना इजी है ये नाम। तो ये ब्रेवरेजेस में है तो इसे बेवर्स ईस्ट कहते हैं इसमें, और ब्रेड की बात हो रही थी तो इसे बेकर्स ईस्ट कह रहे थे। तो ये थोड़ा एक दो डिफरेंस है जो आप याद रखिएगा, मतलब ये पूछा तो नहीं जाएगा बट आप याद रखिए, आपकी 12th की एग्ज़ाम होगी तो भी ये काम आएगा, तो ये याद रखिएगा। इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल मतलब पता है ना, अल्कोहल, तो उसको अल्कोहल ही कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। तो अब क्या, कौन से टाइप के प्रोसेसिंग से कौन सा रॉ मटेरियल बन रहा है, मतलब यहाँ पर अब दो डिफरेंस हो गए, एक डिस्टिलेशन और एक होगा विदाउट डिस्टिलेशन। एक होगा विदाउट डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के साथ कौन सी मतलब अगर डिस्टिलेशन हुआ ना तो वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा, और प्योर फॉर्म में आ जाएगा तो विस्की, ब्रांडी और रम ये आएंगे। और विदाउट डिस्टिलेशन होगा तो जो हमें यहाँ पर रेगुलर अल्कोहल, वाइन, बियर जो मिलती है वो होगा वो।
तो विदाउट डिस्टिलेशन में ये याद रखिएगा कि वाइन और बियर यूज़ यहाँ पर आता है, और डिस्टिलेशन के साथ विस्की, ब्रांडी और रम ये आते हैं। तो ये है एक डिफरेंस ये पैराग्राफ में से, ये याद रखिएगा। मतलब ये पैराग्राफ से आपको दो इम्पॉर्टेंट बातें पता चली कि एक तो ईस्ट वही यूज़ की जा रही है जो बेकर्स ईस्ट में यूज़ की गई थी, यहाँ पर ब्रीवर्स ईस्ट में यही यूज़ हो रही है, एक ही ईस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्टिलेशन और नॉन डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन से कौन सी बनी है प्रोडक्ट्स, वो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स की बात करें तो माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक्स भी माइक्रोब्स से बनती है। तो एंटीबायोटिक आई थिंक सभी लेते हैं आजकल। तो एंटीबायोटिक आपको पता होगा कि मेडिसिन की तरह यूज़ होती है फॉर फाइटिंग डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। माइक्रोब्स जो हार्मफुल होते हैं, जो हमारे बॉडी में होते हैं, उससे बचाने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ होती है। तो एंटीबायोटिक, तो ये एंटीबायोटिक है, इसका नाम क्या है? पेनिसिलिन, इसका नाम पेनिसिलिन है ये एंटीबायोटिक का। तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। कौन सी थी? मे बी आपको ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी। देखो ये पेन है ना, थोड़ी परेशान कर रही है, तो आप समझ लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में दिया ही है पूरा नाम। तो ये पेनिसिलिन थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी। तो पेनिसिलिन किसने फाउंड की थी? तो पेनिसिलिन, फर्स्ट जो पेनिसिलिन थी वो फाउंड की गई थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये नाम है जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइंड की थी। तो ये कैसे फाइंड की थी? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक डिश थी, ऐसी डिश थी, तो ऐसी कोई डिश थी जिसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मैं कलर चेंज कर लूँ। तो ये डिश थी, ये पेट्री डिश कहते हैं इसे। तो ये है ना, पेट्री डिश के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसे छोड़ दिया अनवॉश्ड, मतलब धोया ही नहीं और छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या नोटिस किया? तो उन्होंने नोटिस किया ये कि जहाँ पर स्टेफोफाइल कोकी थी, देखो यहाँ पर स्टेफोफाइल कोकी थी, यहाँ पर स्टेफोफाइल कोकी थी, यहाँ पर स्टेफोफाइल कोकी थी। वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर स्टेफोफाइल कोकी थी वहाँ पर जो पेनिसिलिन के मतलब जो पेनिसिलिन थी वो वहाँ पर ग्रो नहीं हुई, पर जहाँ जहाँ पर वो नहीं थी स्टेफोफाइल कोकी, वहाँ पर स्टेफोकोकी ग्रो हो गई माउल्ड की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई। तो उसने वहाँ से फाउंड किया कि ये एंटीबायोटिक की तरह एक्ट कर रही है ये पेनिसिलिन। उन्होंने नाम दिया इसे पेनिसिलिन नोटाटम। तो इन्होंने वो से नाम दे दिया। फिर इसके जो फुल इफेक्टिव एंटीबायोटिक के फुल पोटेंशियल ये जो एंटी है वो फाउंड किसने किया? तो वो फाउंड दो लोगों ने किया। ये अलेक्जेंडर फर्स्ट जो पेनिसिलिन थी वो फाउंड अलेक्जेंडर ने की, बट जो उसका फुल इफेक्टिवनेस, मतलब जो फुल पावर था उसका, वो किसने फाउंड किया? तो वो फाउंड किया हॉवर्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन। ये दोनों ने उसका फुल इफेक्टिव फाउंड किया। तो अब ये बता रहा है कि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्रीट करने में कब किया गया? तो ये वर्ल्ड वॉर 2 था जब
अमेरिका में, तब सोल्जर्स को ये पिलाते थे फॉर ट्रीटिंग वाउंड्स। ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद उन्होंने ये वर्ल्ड वॉर 2 में ये यूज़ हुआ और बहुत सारे सोल्जर्स पर यूज़ किया गया, इसलिए फिर इन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला। मतलब ये नोबेल प्राइज़ जो भी मिला वो 1945 में मिला था उन्हें। तो ये आपको डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक ये कभी पूछते ही नहीं है, आज तक तो नहीं पूछा है, आगे भी नहीं पूछेंगे, तो ये आपको ये डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस पेज में से तो बस इतना ही था, ईजी आई थिंक। तो मैं इसके ओवरव्यूज़ भी रखती रहूँगी, बट ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे ही हम। नेक्स्ट पेज पर चलते। तो पेनिसिलिन के बाद बहुत सारी ऐसे एंटीबायोटिक्स ढूंढी गई जिससे हम बचा सके ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिजीज़ थी जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल मर जा रहे थे। तो उसमें से डिजीज़ के नाम भी दिए जिसकी वजह से ग्रेटली वो अफेक्ट होती थी। तो एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग्यू, वॉफिंग कफ, डिप्थेरा, leprosy, which used to kill millions all over the world. Today we cannot imagine a world without antibiotics. तो हम सोच ही नहीं सकते एंटीबायोटिक्स के बिना का वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि अब डिजीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपको पता ही होगा। कोरोना रिसेंट थोड़े टाइम पहले ही कोरोना कितना वो था, तब एंटीबायोटिक्स ने बहुत हेल्प की थी आधे लोग को बचाने में, बट आधे लोग फेल हो चुके थे, बट फिर भी वैक्सीन आई और सब बच गए। तो वैसे ही ये सारी बीमारियाँ ऐसी थी जो एंटीबायोटिक्स के बिना ट्रीट नहीं हो पा रही थी। तो एंटीबायोटिक्स जैसे ही आई वैसे ही ये सारी चीज़ें जो मिलियंस ऑफ पीपल को मार डालती थी, ये सब कम होने लगी। तो थर्ड टॉपिक पर बात करते हैं। तो केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ये टेबल आपको दिख रहा होगा, ये टेबल मैंने ये बनाया है, ये फर्स्ट पैराग्राफ का है, देखो। तो इसमें क्या है, एस्परजीनस नाइगर साइट्रिक एसिड, ये फंगस है। ये याद रखना कि ये फंगस है, बाकी सारे बैक्टीरिया है, क्योंकि ये फंगस है और ये सारे बैक्टीरिया है। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है अगर पूछे तो कि इनमें से कोई ऑड पॉइंट करो जो फंगस है बाकी सारे बैक्टीरिया हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है, एनसीईआरटी से ये पूछ सके। तो एस्परजीनस नाइगर जो साइट्रिक एसिड है, एस्परजीनस नाइगर जो साइट्रिक एसिड रिलीज़ करता है, यहाँ पर दिया है, देखो। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट आर, थोड़ा आवाज़ आए तो इग्नोर कर दें। हाँ, तो एसिटोबैक्टर जो एसिटिक एसिड देता है, क्लॉस्ट्रीडियम जो ब्यूटेरिक एसिड है, लैक्टोबैसिलियस जो हमने आगे अभी ही पढ़ा है। तो आई थिंक ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डोंट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स प्लीज़। मैं आपको चेक करके बता दूँगी तब आंसर जिसने सही लिखा होगा। तो ये हमने अभी आगे ही पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक सो मुझे अभी वापस बताना पड़ेगा। हाँ, ये याद रखना है आपको, ये टेबल बहुत ही ईजी है। ऐसा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत मैंने स्पेसिफिक वे में बता दिया है कि आपको ये पूरा एक पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। तो ये मैंने पूरा बता दिया है। सेकेंड पैराग्राफ पे जाते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है, तो ये मैंने दूसरा बनाया है टेबल, ईस्ट इथेनॉल। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन से कमर्शियल प्रोडक्ट में कौन से माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं। तो आपको पता है, मैंने आगे ही बताया फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस में कि ईस्ट यूज़ होता है इथेनॉल में, और कौन सी ईस्ट यूज़ होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है नीचे, तो इससे आपको याद होती रहे, क्योंकि ये तीसरी बार आ रही है ईस्ट का नाम। माइक्रोब्स में जो लिपिएसी है, पैक्टिनेस, प्रोटीनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो ये पैराग्राफ में ये 3 मेंशन किए गए हैं माइक्रोब्स। तो लिपिएस किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो रिमूविंग ऑयली स्टेन, और इसे डिटर्जेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। लॉन्ड्री में जो यूज़ होते हैं वो यही यूज़ करते हैं लिपिएस। तो जो स्टेन होते हैं, ऑयली स्टेन जो नहीं निकलते ऐसे नॉर्मल सोप से या लिक्विड से, वो लिपिएस से ही निकल जाते हैं तुरंत।
फिर पैक्टिनेज और प्रोटीनेज की क्या बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे अगर हमने घर में कोई जूस तैयार किया, उसके अंदर एक बॉटल हमने ली, हमने उसे वॉश किया, बट वो इतनी क्लीन नहीं हो पाई जितनी बाहर की बॉटल कंपेयर टू क्लीन होती है फैक्ट्रीज़ में उसमें। तो ये वही बता रहे हैं कि पैक्टिनेज और प्रोटीनेज आप यूज़ करोगे तो वो क्लियर बॉटल जूसेस देगी आपको, मतलब बॉटल जूसेस एकदम प्योरीफाइड क्लीन होंगे। स्ट्रेटोकाइनेस क्या कह रहे हैं, तो स्टेप्टोकाइनेस क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पी नहीं लिखा है, तो स्टेप्टोकाइनेस क्या कह रहे हैं, तो ये क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पर लिखा है देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, मैंने यहाँ पर लिखा है एंजाइम किससे, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये बता रहे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस एंड क्लासिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर की तरह ये यूज़ किया जाता है फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल डायरेक्ट इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। तो ये कौन सी उसमें यूज़ किया जाता है, तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक में क्लॉट बस्टर की तरह ये यूज़ किया जाता है। मतलब ब्लड वेसल में क्लॉट्स हो जाते हैं, उससे हटाने के लिए ये यूज़ किया जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट पर, तो हार्ट अटैक से वो बच सके। तो ये बहुत इजी टेबल था। ये पैराग्राफ भी मैंने आपको टेबल के थ्रू पूरा समझा दिया, मतलब पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक बार देखना हो तो एक बार ओवरव्यू ले सकते हो, बट मैंने पूरा समझा दिया है। दूसरी बात करें तो ये टेबल पे अब दूसरा आ चुका है नंबर साइक्लोस्पोरिन का, साइक्लोस्पोरिन ए। तो अब साइक्लोस्पोरिन ए क्या कह रहा है, तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या कह रहा है, तो साइक्लोस्पोरिन ए कह रहा है कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से वक्त दिया जाता है, और ये प्रोड्यूस किससे होता है, तो ये फंगस से प्रोड्यूस होता है, ये फंगस से प्रोड्यूस होता है, ये फंगस की वजह से प्रोड्यूस होता है। और इस जो फंगस की वजह से प्रोड्यूस होता है उसका नाम है ट्राइकोडर्म पॉलीस्पोम। तो ये एक बस ये पैराग्राफ से इतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये नीचे दिया है कि स्टेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट प्यूपरस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल में यूज़ कौन सा किया जाता है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल में ये यूज़ किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट निकले ये पैराग्राफ में से, तो आप ये भी याद रखिएगा। मतलब ये पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, पूरा ही ये टॉपिक, तो आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ना है। मतलब मैंने पूरा टेबल की वाइज समझा दिया है आपको, तो ये टेबल ही एक बार गो थ्रू कर देना। ये टेबल आपको 2 मिनट में रिवाइज़ करवा देगा कि ये है, ये है, क्योंकि यहाँ पर लाइन्स में लिखा है तो आपको ये पूरी लाइन्स पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए। नीचे चलते हैं, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो अब सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में आपने सुना ही होगा, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान की यहाँ पर पानी बहुत गंदा हो गया है तो उसे साफ़ करवाना है, तो सीवेज ट्रीटमेंट यही बात चल रही है। तो ये पढ़ते हैं अब नेक्स्ट। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो ये क्या है, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको गंगा प्लांट और वो बारे में प्लान के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन टाउन्स एंड सिटीज़। A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is also called sewage. तो यही है जो human excreta है, ये सबसे बड़ा सीवेज वेस्ट है जो ट्रीट किया जाता है। It contains large amount of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plants. To make it less polluting, treatment of wastewater is done by the sewage treatment. तो यहाँ पर हम दो क्या कहते हैं, 2 वेस्ट से क्लीन करने के बारे में देखेंगे। एक होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, 2 वेज में अभी देखेंगे हम।
एक होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी। तो एक होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी वेस्ट, कैसे ट्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो सेकंड पेज पर आ गए हैं। तो ये मैंने मेरी ही एनसीईआरटी रखी है जिससे मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। ये इम्पोर्टेंट लाइन मैंने खुद टिक किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एक तो आएगी, दूसरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट आएगी। तो अब प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल। तो ये प्राइमरी क्या है? तो ये प्राइमरी मतलब यही है कि फिज़िकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो बड़े बड़े फिज़िकल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इतना बड़ा पत्थर है, मैंने एक बाउल में पानी लिया, मैंने, ये इसमें पानी है ये समझो, और ये पत्थर है, ये सारे मैंने अंदर पत्थर रखे हैं। तो ये मैंने पत्थर रखे हैं। अब मैं इन्हें ऐसे फिज़िकली रिमूव कर रही हूँ। ये सारे पत्थर है और ये मैं फिज़िकली रिमूव कर रही हूँ। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट मैंने किया। मैंने डायरेक्ट पानी में से जो जो मुझे दिख रहे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, जो भी कुछ था हाथ में पकड़ सके वैसे वैसे हमने सब निकाल दिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? तो यहाँ पर फिज़िकल रिमूवल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट फैक्ट्री में ही करवानी पड़ेगी, जिससे वो छोटे छोटे जो फ्लॉक्स होते हैं ना, बहुत छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स जो हम आँखों से भी नहीं देख सकते, वैसे पार्टिकल्स को ये फैक्ट्री में निकाला जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट से। उसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज स्मॉल फ्रॉम द वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो अब फिजिकल रिमूवल में एक फिल्ट्रेशन आता है और एक कलर चेंज कर लो, मुझे नहीं दिख रहा, आपको तो क्या है दिख रहा है। तो एक फिल्ट्रेशन से किया जाता है, दूसरा सेडिमेंटेशन से। तो फिल्ट्रेशन से आपको पता होगा, फिल्ट्रेशन का मतलब ही फ़िल्टर करना। मतलब एक बाउल में मैंने पानी लिया और एक ग्लास में यहाँ पर छन्नी रख दिया और यहाँ पर मैं ऐसे पानी डाल रही हूँ। तो जो फ़िल्टर, ये छन्नी जो कर रही है, ये फ़िल्टर कर रही है, पानी यहाँ से निकल रहा है और जो जो उससे थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो छन्नी से वो ऊपर रह जा रहे हैं और थोड़ा क्लीन प्योर पानी नीचे आ जा रहा है। तो ये फिल्ट्रेट हो गया। ये फ़िल्टर पेपर से भी हो सकता है। सेकेंड चीज़ क्या आती है? सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं? तो पानी को ऐसे रख देते हैं और जो जो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, मतलब सेडिमेंट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उसे फिर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं फिज़िकल हैंड से। फिज़िकल मतलब उनके पास जो हो मशीन, उससे। तो दिस आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। फर्स्ट स्टेप इनिशियली। तो थोड़ी डिस्टर्बेंस है, प्लीज़ संभाल लीजिएगा क्योंकि शाम हो गई है और बाहर सब बहुत आवाज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ एडजस्ट। मेरी आवाज़ तो आपको क्लियर आ ही रही होगी। तो सेडिमेंटेशन, हाँ, तो फर्स्ट स्टेप होता है वो इनिशियली जो फ्लोटिंग जो डेब्रीज होती है इसे रिमूव करना फिल्ट्रेशन से। द सेकेंड स्टेप इज़ सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर ग्रीड इसका मतलब सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, पत्थर, removed it by sedimentation. All solids that settle from the form the primary sludge. तब जो पार्टिकल्स जो भी रिमूव हो चुका है और एक दूसरे कंटेनर में चला गया है, मतलब ये कंटेनर से दूसरे कंटेनर में चला गया है प्योरीफाई होके, ये है वो प्राइमरी स्लज है, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट से बना है। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट से बना है तो इसे प्राइमरी स्लज कहते हैं। तो ये अब फर्दर हमें इन्फ्लुएंस जो फ्रॉम दी प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज़ टेकन फ्रॉम दी सेकेंडरी टैंक। तो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं ये, तो इससे ज़्यादा प्योर हो जाएगा हमारा वाटर, तो जिससे हम इसे बाद में नेचुरल में हैबिट्स में छोड़ सके उसे। तो अब वो बनाते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एडिशनल टैंक्स। तो अब ये है ना सेकेंडरी, सॉरी, तो ये देखो, ये पहले था वो बिल्कुल गंदा पानी था,
यहाँ पर आया सेकंड में, ये प्राइमरी टैंक में, यहाँ पर ये बिल्कुल प्योर हो गया। यहाँ पर ये बिल्कुल प्योर हो गया। फिर यहाँ से सेकंड तीसरे में गया, ये सेकेंडरी में आ गया। तो ये बोल रहा है कि अब इन्फ्लुएंट इस पास्ट इट, मतलब जो जो अंदर इन्फ्लुएंट्स थे, जो पानी था वो पास किया गया सेकेंडरी में। तो वहाँ पर पास कर दिया। व्हेन इट कॉन्स्टेंटली एग्रीगेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। तो अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मैं देखो आपको पूरा बना के देती हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं। यहाँ से एयर अंदर जाती है और अंदर जाके ये एजिटर होते हैं, ये है ना घूमता रहता है ऐसे गोल गोल गोल, जैसे पंखा कैसे घूमता है ऐसे घूमता रहता है और प्योरीफाई करता रहता है उसे। द अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पर लिखा है देखो, वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज़ पम्प्ड इनटू इट। तो यहाँ से एयर पंप अंदर होता है और ये जो फ्लॉक्स होते हैं अंदर, ये ऐसे बड़े बड़े फ्लॉक्स, ऐसे बड़े ऐसे फ्लॉक्स होते हैं, वो अंदर घूमते रहते हैं और एयर भी अंदर आती रहती है। प्लस यहाँ पर ये भी लिखा है, दिस अलाउड इट विग्योरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। तो ये विग्योरली आपको अलाउ करती है कि आप ग्रो करो एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स मतलब एनएरोबिक और एरोबिक माइक्रोब्स मतलब आपको आई थिंक पता होगा। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ, एनएरोबिक मतलब नॉन ऑक्सीजन वाले। तो एरोबिक मतलब माइक्रोब्स जो ऑक्सीजन के साथ है। इनटू फ्लॉक्स बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म meshes. While growing this microbes consumes the major part of the organic matter of the influent. तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिक ऑक्सीजन वाले माइक्रोब्स ग्रो किए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो अंदर जो फ्लॉक्स है उनके पास जो जो ऑर्गेनिक मतलब मटेरियल है वो ये कंज्यूम करते जाए, इसलिए इन्हें ग्रो किया जाता है एरोबिक को इसके अंदर। आगे बात करते हैं तो बीओडी, इसके अंदर बीओडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बहुत क्लियरली, अगर आप गुजराती हो तो ये मे भी आपको समझ में आएगा कि बीओडी છે એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ કન્ઝ્યુમ કરે છે, એટલે જે ઇન્ફ્લુએન્ટમાં જે ઓર્ગેનિક મેટર અને બીઓડી છે એ બધું માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ લઈ લેશે એટલે કરાવે છે। तो आई थिंक आपको नहीं समझ में आएगा, ये गुजराती में लिखा है, ऐसे इंग्लिश में है बट ये गुजराती में है कि मैं गुजराती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे लिखा है कि बीओडी जो है वो कंज्यूम कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर जो इन्फ्लुएंट ऑर्गेनिक मैटर है वो। तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर मतलब देखो आपके मतलब यहाँ पर गाय अगर गोबर मतलब घास खाती है तो वो गोबर का निकालेगी, तब वो गोबर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं बहुत सारे। तो माइक्रोब्स को ये एजिटर के अंदर मतलब यहाँ पर ये है ना क्या कहते हैं इससे, ये कंटेनर है ना, इसके अंदर बहुत सारे उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो किए एरोबिक वाले मतलब ऑक्सीजन नीडेड वाले, तो इसके अंदर ग्रो किए। तो अब जो ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर ये सारे जो फ्लॉक्स है ये ऑर्गेनिक मैटर के वो है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसके अंदर ग्रो किए वो सारे ये बीओडी ले लेंगे, मतलब यही बीओडी हुआ, मतलब ये लोग ले लेंगे ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑक्सीजन ले लेंगे सारा उनके पास से। तो ये अंदर ग्रो कर जाते हैं। मतलब देखो बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। देखो बीओडी है, ये बीओडी का मतलब क्या है, तो बीओडी का मतलब ये बता रहा है कि ये एक ऑर्गेनिज़म है और ये गोबर है। अब ये ऑर्गेनिज़म यहाँ से निकला, ये कंटेनर से हमने निकाल दिया ये गोबर और ये एक ऑर्गेनिज़म जो अंदर ग्रो हुआ है जो एरोबिक बैक्टीरिया है जिससे ऑक्सीजन की नीड है, और ये गोबर के पास बहुत सारा ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये क्या करेगा, ये इसके पास से सब ले लेगा, ये सब इसके पास से ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब पूरा ऐसे विदाउट यूज़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने
पूरा लाइन किया है कि BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। मतलब 1 लीटर वाटर में सब ऑक्सीडाइज कर दिया ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोब्स ने, तो वो BOD है। मतलब वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि कितनी 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर को कितनी वो दे सकता है एक एरोबिक माइक्रोब को। द ग्रेटर इज BOD, मतलब जितना ग्रेटर BOD होगा, अगर ऑक्सीजन उतना उसके अंदर रहेगा, अगर गोबर के अंदर, मोर इट विल पॉल्यूट दी वाटर, उसके पास इतना पोटेंशियल रहेगा कि वो पॉल्यूट करता रहे वाटर को। इसलिए BOD बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। इसलिए ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये याद रखना बिल्कुल अच्छा, बहुत इजी है, ये अच्छे से याद हो जाएगा आपको। मतलब बहुत सिंपल है। देखो मैं एक ही बारे में बता दूँ। एक BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और हमें यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ही ग्रो कराने हैं। मतलब ये कंटेनर है, ये कंटेनर, इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया को हमने ग्रो कराया। इसके अंदर ऑलरेडी वो पार्टिकल्स है, बड़े बड़े पार्टिकल्स, जिसे हमें प्यूरिफाई करना है, क्लियर करना है, जिससे वो सीवेज ट्रीटमेंट की वक्त सीवेज जब पानी में जाए, वो नेचुरल पानी में, तो तब वो क्लीन रहे, पॉल्यूट ना करे। तो जितना ज़्यादा BOD होगा उसके अंदर, वो पॉल्यूटेंट करता जाएगा पानी को। इसलिए हमने एरोबिक ऑक्सीजन नीडेड बैक्टीरिया को ग्रो कराया है कंटेनर के अंदर, तो जिससे वो जितने पार्टिकल बचे उसके अंदर से वो ऑर्गेनिक मैटर निकाल दे, और वो जब वो जो पानी है वो क्लीन हो जाए, और उसे जब छोड़े तो वो पॉल्यूट ना करे, जिससे BOD लेस रहे और पॉल्यूट बिल्कुल भी ना हो पानी। तो ये है सिंपल। Once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, the influent is then passed into a settling tank। settling tank में उसे पास कर देते हैं, where the bacteria flocks are allowed to sediment। तो अब जो बैक्टीरिया थे अंदर, वो फ्लॉक्स को उन्हें सेडिमेंट कर देते हैं। दिस सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। इसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखिए। अ स्मॉल serve as the incolum। The remaining major part of the sludge is pumped into a large tank called anaerobic sludge disaster। तो अब एनाएरोबिक टैंक में डाल देते हैं। इससे आधे को एनाएरोबिक में डाल देते हैं, क्योंकि वो अभी जैसे हमने अभी आगे पढ़ा था कि दही में क्या था कि थोड़ा रखते हैं दही, जिससे ऊपर मिल्क डाले तो वो वही ग्रो हो जाए वो सारे। क्योंकि अगर मिल्क में आप ऐसे ही एक कंटेनर लो और मिल्क मतलब पूरा प्योर हो, उसके अंदर दही बिल्कुल भी ना हो, और ऐसे ही दूसरे बाउल में डाल दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं ग्रो होगा। बट अगर दही आप थोड़ा दही अंदर रखो और उसके अंदर दूध डालो तो वो ग्रो कर जाएगी मिलियंस में। तो इससे वो मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये कंटेनर में थोड़ा वेस्ट जो सीवेज ट्रीटमेंट में जो वेस्ट होता है वो रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एरोबिक ग्रो करे होते हैं बैक्टीरिया, तो जिसकी वजह से जब दूसरा डाले तो वो उस पर भी ग्रो हो जाए, इसलिए रखते हैं। क्योंकि अगर नहीं ऐसे ही क्लीन होगा और उसमें डालेंगे तो क्या ही क्लीन होगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर उसे आगे पास कर देते हैं, और ये फिर बायोगैस मिक्सचर मतलब बायोगैस की तरह रिलीज़ कर दिया जाता है। जो बचे वो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर टैंक में थोड़े रह जाते हैं, जो बैक्टीरिया की तरह। मतलब पूरा क्लीन हो गया, पूरा सब प्रोसेस हो गया, उसके बाद अब थोड़े रह गए हैं बैक्टीरिया और फ्लॉक्स, उसे बायोगैस की तरह रिलीज़ कर दिया जाता है हाउसहोल्ड एनवायरनमेंट में। तो ये पैराग्राफ में से बस इतना ही था, ये पूरा पेज में से। तो आई होप आपको समझ में होगा। BOD इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है ये पेज में क्या है, तो यहाँ पर लिखा है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था पानी में, इसलिए जो मिनिस्टर है ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव द मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। अंडर दिस प्लान्स it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged into the river। A visit to a sewage treated plant situated at any place। तो आप चाहिए कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो
ऐसा लिखा है, तो आपको पता चलेगी कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पर दिया है ना बड़ा सा कंटेनर, इसमें यहाँ पर ये सब में किया जाता है ट्रीट। पूरा ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें ट्रीट किया जाता है। दूसरी बात क्या आ रही है, तो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो ये लास्ट टॉपिक रखते हैं आज का। दूसरी वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। तो प्रीडोमिनेंट मीथेन, तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। यहाँ से कल पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू। आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।